हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में देखेंगे यूपी पुलिस के हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हिंदी का सेट नंबर पहला है बच्चों। और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है बच्चों कि चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव, यहाँ पर बच्चों खाली स्थान दिया गया है, ये ब्लैंक, हमें इसमें भरना है क्या आगा, और आगे दिया गया है होते हैं। तो चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव होते हैं। तो क्या होते हैं, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि विस्तृत होते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि प्रकट होते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि भयभीत होते हैं, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि समक्ष होते हैं। तो इन चारों में से हमें बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों जो चित्र वर्णन है यह एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव प्रकट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर होगा कि चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव प्रकट होते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि शुद्धि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो शुद्धि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो हमें इस शुद्धि वर्ड का बहुवचन बताना है, इस शुद्धि वर्ड का हमें बहुवचन बताना है। और चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है शुद्धियो, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चों प्रकट, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सुधीजन, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है सुधीजन। तो आपको बताना है सुधि का बहुवचन क्या होगा। मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने में हल्के लगते हैं लेकिन एग्जाम में गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सुधि का बहुवचन बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सुधि जन होता है। बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर ध पर छोटी ई की मात्रा होती है, न कि बड़ी ई की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो सुधि का जो बहुवचन रूप होगा वह होगा सुधि जन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन नंबर 3 है कि अनुकूल का विरोधार्थी शब्द कौन सा है। तो हमें बच्चों इस अनुकूल शब्द का विलोम शब्द बताना है कि अनुकूल के विलोम कौन सा शब्द होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों प्रतिकूल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नियमित, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अन्याय, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नकली। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें अपना राइट आंसर बताना है कि अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है। तो बच्चों इजी क्वेश्चन है कि अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आसमान का रंग नीला है, विशेष्य पहचानिए। तो ध्यान रखना बच्चों इसमें क्या पूछा गया है, विशेष्य पूछा गया है। तो विशेष्य को पहचानना है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों रंग, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आसमान, तीसरा ऑप्शन दिया गया है नीला, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आकाश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है
जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन था आसमान का रंग नीला है, विशेष्य हमें इसमें बताना था। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, आसमान। आसमान क्या है बच्चों? ये हमारा विशेष्य है, क्योंकि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आसमान की विशेषता बताई गई है कि आसमान कैसा है, नीला है। ठीक है बच्चों, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अभी इसी क्वेश्चन में बच्चों पूछ लेता कि सर विशेषण क्या है, कि इस सेंटेंस में विशेषण क्या है। तो इसमें जिस शब्द की जो विशेषता बताता है कि यह चीज इस प्रकार की है तो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे आसमान कैसा है, तो आसमान नीला है। तो यहाँ पर नीला जो है बच्चों, नीला हमारा क्या हो गया? ये विशेषण हो गया है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गो का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है गो। तो गो का हमें क्या बताना है बच्चों? गो का हमें बहुवचन बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है गो डैश गो, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गाय, तीसरा ऑप्शन दिया गया है गाय और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है गो गोए। ठीक है बच्चों, उच्चारण में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन की मदद से करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो गो का बहुवचन क्या होगा? तो गो का बहुवचन होता है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, गोए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि माता पिता किशोरों को स्वयं के, यहाँ पर हमारा एक खालिस्तान दिया गया है, से सीखने में मदद करते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया भोगो, दूसरा मर्यादा, तीसरा है अनुभवों और फोर्थ ऑप्शन है माध्यम। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं कि इस खाली स्थान पर क्या आएगा, यानी भरने वाले क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरने वाले क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं। तो माता पिता किशोरों को स्वयं के, तो स्वयं के भोगों से, मर्यादा से या अनुभवों से या माध्यम से। तो स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना है वो क्या बना है? अनुभवों बना है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अनुभवों सर ने किस प्रकार इसका आंसर लगा दिया है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको अपनी ही तर्क शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा कि माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो गया। ये एग्जाम में आया हुआ है, पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। तो पहला है महाराजा जनक तो ब्रह्म ज्ञानी थे। दूसरा दिया गया मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया
नरक चलो। और सी कहा गया है महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। और फोर्थ ऑप्शन है उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तो इन चारों वाक्यों को आपको बच्चों क्रम से लगाना है और ये यूपी पुलिस के एग्जाम में सब इंस्पेक्टर के पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है ये किस प्रकार से सही होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी CVAD। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले नंबर पर आएगा सी, दूसरे नंबर पर आएगा बी और तीसरे नंबर पर आएगा ए और फोर्थ नंबर पर आएगा बच्चों डी। तो इसे पढ़ के देख लेते हैं कि महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। ठीक है, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज तो ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तो बच्चों ये मोस्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों की सही कहावत पहचानिए। पहला ऑप्शन है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने बादन टेढ़ा। दूसरा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तीसरा है काम न जाने आंगन टेढ़ा और फोर्थ ऑप्शन है नाम न जाने आंगन टेढ़ा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो हमें छांटना था सही कहावत। तो बच्चों इन चारों में से सही कहावत क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा इस मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बहुरूपिया होना, दूसरा ऑप्शन है सर्वप्रिय होना, तीसरा ऑप्शन है सभी के साथ खेलना और फोर्थ ऑप्शन है कुशल खिलाड़ी होना। तो इन चारों में से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा कि लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, ये क्या है हमारा मुहावरा है। तो जो लड़कों में बैठकर लड़का बन जाए और बूढ़ों में बैठकर बूढ़े जैसी बातें करने लगे, तो वह क्या होता है, वह सबका प्रिय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी सर्वप्रिय होना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्रिकेट टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है और तीसरा यहाँ पर दिया गया है कि खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। ठीक है बच्चों, और फोर्थ दिया गया है यहाँ पर कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। तो बच्चों देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी में क्या गलती है कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन, यानी एक ही जो वर्ड यहाँ पर है ये ही जो है ये एक्स्ट्रा वर्ड है। ठीक है, तो ये वाला वाक्य हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये सही कैसे होता, शरीर को स्वस्थ रखने का एक साधन खेल भी है।
तो ये तो हमारा गलत हो गया, हमें बताना था इसमें सही। दूसरा है कि खेल, तीसरा ऑप्शन क्या था देखते हैं, खेल डैश कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, ये जो हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ हमें अच्छा सा नहीं प्रतीत हो रहा कि खेल कूद को शिक्षा का अनिवार्य अंग मान लिया जाता है या फिर अनिवार्य महत्व। तो यहाँ पर इन वाक्यों का कोई भी तर्क नहीं निकलता, तो क्वेश्चन नंबर सी गलत हो जाएगा। और फिर देखते हैं क्वेश्चन इसका बी। तो बी पॉइंट क्या है कि समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। तो ये हमको क्या, इसमें अभी तक सब कुछ सही है कि समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। और ऑप्शन ए है क्या है देखते हैं, क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खिलाड़ी खेल को खेलने से हमारा शरीर, तो देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक है कि कोई भी टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। यानी कोई भी क्या, किसी भी खेल, या फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, किसी भी खेल को खेलने से हमारा शरीर, और यहाँ पर क्या है तो एक्स्ट्रा वर्ड है, शरीर चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। तो यहाँ पर हमें क्या तो की आवश्यकता नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। ये इस प्रकार के शुद्ध वाक्य करने वाले क्वेश्चन 1 या 2 एग्जाम में आते हैं। अगर एक भी आ गया, और ये जब तक आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की है, ये 100% गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से या हमारे YouTube चैनल से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना, वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमको अलंकार पहचानना है कि एक लोकोक्ति दी गई है, राम साधु कोमा तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। तो वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो ऑप्शन ए क्या दिया गया है इसमें? ऑप्शन ए दिया गया है कि ब्याज स्तुति अलंकार, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि ब्याज निंदा अलंकार, और सी ऑप्शन दिया गया है विभावना अलंकार, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है विशेषोक्ति अलंकार। तो बच्चों इन 4 ऑप्शन में से आपको इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, ब्याज स्तुति या ब्याज निंदा अलंकार होगा। अब बच्चों पूछते हैं आप लोग कि सर ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा अलंकार क्या होते हैं? तो मैं आपको बोलकर बता देता हूं कि काव्य में जहां देखने सुनने में निंदा प्रतीत हो किंतु वास्तव में प्रशंसा हो, वहां ब्याज स्तुति या ब्याज निंदा अलंकार होते हैं। ठीक है बच्चों, जहां देखने और सुनने में तो निंदा प्रतीत होती है, यानी देखने प्लस सुनने, देखने और सुनने में क्या प्रतीत होगा? निंदा प्रतीत होती है। लेकिन वास्तव में वहां पर क्या होता है? वास्तव में वहां पर क्या होता है? प्रशंसा होती है। तो जहां पर वास्तव में प्रशंसा हो रही है और देखने और सुनने में निंदा होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? ब्याज स्तुति अलंकार होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है?
तो पहला ऑप्शन दिया गया है तटनी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है उषा, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है सरिता, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नग्य। तो इन चारों में से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। हमें क्या बताना था बच्चों, नदी का पर्यायवाची बताना था। तो नदी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर नहीं वाक्य को पूरा जरूर पढ़ें। ठीक है बच्चों, एग्जाम में वाक्य को पूरा जरूर पढ़ें। तो नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का जो बच्चों पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उषा। उषा जो है बच्चों नदी का पर्यायवाची नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। अगर बच्चों पूछ लेता है कि उषा किसका पर्यायवाची होता है, तो बच्चों उषा जो होता है ये हमारा सूर्य का पर्यायवाची होता है। सूर्य प्रकाश, प्रकाश भी बोल सकते हैं, सूर्य प्रकाश आ जाते हैं एग्जाम में। या फिर एक होता है धूप, सूर्य प्रकाश धूप, कोमा एक होता है बच्चों आभा, आभा, और एक होता है तप्त। ठीक है, तप्त। तो ये सभी क्या होते हैं, उषा के पर्यायवाची होते हैं। सूर्य प्रकाश धूप आभा तप्त, तो ये क्या हो गए, ये उषा के पर्यायवाची हो गए। और नंदिनी, सरिता और नग्य, ये सभी क्या हो गए, नदी के पर्यायवाची हो गए। तो बच्चों पर्यायवाची की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, एग्जाम में बहुत कम समय है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों की, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो पहला ऑप्शन है रूपक अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेरिक्ष अलंकार, और फोर्थ है श्लेष अलंकार। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछा गया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, श्लेष अलंकार। अब बच्चों श्लेष अलंकार आप तभी लगा सकते थे जब आपको श्लेष अलंकार की परिभाषा पता हो। तो बच्चों ध्यान रखना, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो, यानी शब्द का प्रयोग एक बार हो, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो या किया जाता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हों, अर्थ और उसके अर्थ क्या बच्चों, एक से अधिक निकलते हों, अर्थ एक से अधिक निकलते हों, वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जैसे इसी वाक्य में देख लीजिए, यहाँ पर पानी जो है ये एक बार यूज हुआ है, यानी एक वर्ण एक शब्द प्रयोग हुआ है, पानी, यहाँ भी पानी है, देखिए पानी का पानी तो नहीं बन गया, यहाँ भी पानी है, लेकिन इसके अर्थ जो है तीनों अर्थ अलग अलग निकले हैं। यानी रहीमन पानी राखिए, तो पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर बच्चों जो पानी का अर्थ बताया गया है, तो पानी का अर्थ जो बताया गया बच्चों, यहाँ पर मोती के संदर्भ में जो पानी का अर्थ बताया गया है कि वह कैसा होता है, मोती चमकदार होता है। ठीक है, चमक बताया गया है। और दूसरा जो बताया गया है पानी के संदर्भ में मानुष का जो अर्थ बताया गया है वह क्या बताया गया है बच्चों, इज्जत बोल सकते हैं, इज्जत बोल सकते हैं या फिर सम्मान बोल सकते हैं। ठीक है, इज्जत या सम्मान। और तीसरा जो बताया गया है बच्चों, तीसरा क्या बताया गया है,
तीसरा बताया गया है कि चून, कि चून का अर्थ पानी के संदर्भ में क्या है। तो चून का जो अर्थ बताया गया है पानी के संदर्भ में, वह बताया गया है जल से। ठीक है, जल से। तो ध्यान रखिए कि जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकले तो वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है तरुण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कोलाहल, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है समझदार, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है पारिवारिक। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा तरुण। तो किशोर का जो समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा तरुण। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 25 रुपए दीजिए और विशेषण पहचानिए। ठीक है, हमें इस वर्ड में क्या बताना है, विशेषण बताना है कि 25 रुपए दीजिए, इसमें किस प्रकार का विशेषण है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों, पहला ऑप्शन दिया गया है क्रमवाचक, दूसरा दिया गया है समुदायवाचक, और तीसरा दिया गया है निश्चित संख्यावाचक, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आवृत्ति वाचक। तो बच्चों देखिए इसमें क्या गया 25 रुपए, तो 25 रुपए को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, तो एक क्या होगी, एक निश्चित संख्या हो गई है। तो 25 क्या है, एक संख्या है। तो संख्या वाला ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा है, तो एक ही ऑप्शन मिला हुआ है हमें, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि 25 रुपए दीजिए, इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि उच्च श्रृंखल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो उच्च श्रृंखल का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, यानी इसके 3 पर्यायवाची दिए गए हैं इन चारों में से, और एक इसका पर्यायवाची नहीं है, वह हमें बताना है। तो उच्च श्रृंखल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का वह होगा भुक्कड़, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, यानी उद्दंड भी उच्च श्रृंखल का समानार्थी शब्द होता है, निरंकुश भी इसका समानार्थी शब्द होता है, और अक्खड़ भी इसी का समानार्थी अर्थ होता है। अच्छा बच्चों, अगर आपसे पूछ ले कि उच्च श्रृंखल का अर्थ क्या होता है, उच्च श्रृंखल या निरंकुश पूछ ले या उद्दंड पूछ ले, इनके अर्थ क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि निरंकुश या कुछ भी जो आप निरंकुश या फिर उद्दंड, इनका जो अर्थ होता है बच्चों, पूछ लेता है कि एग्जाम में कि निरंकुश का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण न हो, जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण न हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, निरंकुश बोलते हैं। अंकुश मतलब आरोप लगा, यानी आरोप बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भुक्कड़। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों कि वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, वाक्य हमारा क्या यहाँ पर है, वाक्य हमारा है यहाँ। तो पहला यानी वाक्य क्या है हमारा, वाक्य है बच्चों कि मनुष्य के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। मनुष्य के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इसमें त्रुटि बतानी है। तो सच को, या जा रहा व्यक्ति, या मृत्यु के मुख में या बोलता है,
यानी इसके पार्ट हैं इस तरीके से, यानी एक यहां से यहां तक है और एक जा रहा व्यक्ति से है, और यानी ये पार्ट हो गया, ठीक है। ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट